नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। पिछले अध्याय में अपन ने मेटल लिगेंड बॉन्ड इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में अष्टफलकीय सेक्टर में विपाटन और चतुष्फलकीय सेक्टर में डी कक्षकों का विपाटन हमने देखा था। आज हम देखेंगे वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल सेक्टर विपाटन या फिर वर्ग समतलीय जो संकुल होते हैं उनके अंदर डी कक्षकों का विपाटन किस तरह से होगा। तो अपन जानते हैं कि एक अष्टफलकीय सेक्टर में 6 लिगेंड 6 दिशाओं से या 6 एक्सिस से मेटल की तरफ आते हैं, जिससे डी कक्षकों की ऊर्जा समान न रहकर T2G कक्षक निम्न ऊर्जा के और EG कक्षक औसत ऊर्जा से कुछ उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं वर्ग समतलीय की, तो इसके अंदर 6 कक्षक न आकर 4 ही कक्षक केंद्रीय धात्विक परमाणु की तरफ आते हैं। वर्ग समतलीय में होता क्या है कि एक अष्टफलकीय संकुल में से 2 ट्रांस समूह, अर्थात यदि जेड एक्सिस पे 2 लिगेंड आते हैं, उनको यदि अपन हटा दें या उसको केंद्रीय धातु परमाणु से दूर कर दें, तो परमाणु संकुल में चतुर्भुजीय विकृति आ जाती है। ऐसी स्थिति में कक्षक जो जेड एक्स के अवयव होते हैं उन पर लिगेंड द्वारा प्रतिकर्षण या स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण प्रभाव कम पड़ता है। या फिर अपन बोलते हैं यदि जेड एक्सिस से कोई लिगेंड नहीं आएगा तो वहाँ पर प्रतिकर्षण नहीं होगा, जिसके कारण ये कम ऊर्जा वाले कक्षक बन जाते हैं। कौन से वाले? जेड एक्सिस वाले कक्षक कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इसके विपरीत जो जेड रहित कक्षक है, जैसे कि एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये कक्षक उच्च स्तर के हो जाते हैं। अतः EG कक्षक 2 उच्च ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर वाला B1G, जिनको अपन DX स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की तरफ से 4 लिगेंड केंद्रीय धातु की तरफ आ रहे होते हैं। तथा निम्न ऊर्जा वाला कक्षक जिसको अपन A1G या फिर DZ स्क्वायर तथा T2G कक्षक DXY तथा समान ऊर्जा वाले 2 EG कक्षक DXZ DYZ कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। अर्थात EG कक्षक भी 2 प्रकार से विपाटित हो जाता है और T2G कक्षक भी 2 प्रकार से विपाटित हो जाता है। ऐसे अवयव जो जेड से संबंधित हो उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और जो जेड से संबंधित नहीं हो वो उन अवयव की ऊर्जा कुछ ज़्यादा हो जाती है। जब अपन B2G जिसको अपन DXY तथा B1G जिसको अपन DX स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक भी कहते हैं, इन कक्षकों की ऊर्जा की बात करते हैं तो इन कक्षकों की ऊर्जा के अंतर को डेल द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि अष्टफलकीय जो संकुलों की जो ऊर्जा आती है उनके बराबर ही आती है, जिसको अपन 10 DQ के बराबर भी अपन मान सकते हैं या बराबर होती है। इस तरह इनका जो चित्र में जो दिखाया गया है, सबसे पहले अष्टफलकीय व्यवस्था के लिए T2G व EG कक्षक विपाटित दिखाया गया है। उसके बाद में विकृत अवस्था या फिर जेड लिगेंडों को हटाने पर किस तरह से इनका विपाटन होगा, नीचे से देखते हैं। तो XZ YZ, यहाँ पे Z कंपोनेंट होने की वजह से इनका जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगा और XY जो कंपोनेंट है इनकी ऊर्जा कुछ अधिक हो जाती है। फिर EG कक्षक का जो Z स्क्वायर है उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और DX स्क्वायर और Y स्क्वायर की ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। फिर अपन जब वर्ग समतलीय की बात करते हैं तो EG कक्षक जो 2 होते हैं, एक्स जेड और वाई स्क्वायर। फिर ऊपर से जो आता है EG कक्षक का जेड स्क्वायर A1G, इसकी ऊर्जा XY की से भी कम हो जाती है। XY को अपन यहाँ B2G और XZ स्क्वायर को यहाँ A1G नाम दिया गया है। और जो EG कक्षक का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसको B1G नाम दिया गया है। जब एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और XY की ऊर्जा का अंतर पता करते हैं तो ये अष्टफलकीय डेल के बराबर आता है, या जिसको अपन
10 DQ के बराबर भी मानते हैं। तो इस तरह वर्ग समतलीय संकुलों के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हो जाता है। अपन जब बात करते हैं प्रबल क्षेत्र की उपस्थिति में वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धातु आयनों द्वारा किया जाता है। यानी कि वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण जब भी होगा जब प्रबल क्षेत्र हो और केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D8 हो। वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण परिस्थितियों की व्यवस्था से ही होता है, अर्थात परिस्थितियों के कारण ही वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण होता है। लिगेंड और धातु मिलकर चाहते तो यही है कि अष्टफल के संकुल का निर्माण हो। यदि किसी धातु N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D8 हो तो संकुल निर्माण के लिए लिगेंड चाहे प्रबल हो या दुर्बल 8 D इलेक्ट्रॉनों में से 6 T2G कक्षकों में जाते हैं, जबकि शेष 2 इलेक्ट्रॉन EG कक्षकों में जाते हैं। प्रबल लिगेंड हो या फिर दुर्बल लिगेंड, यदि किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D8 है तो 6 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे निम्न ऊर्जा वाले में और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक के अंदर। ठीक है, तो पहला जो चित्र इसमें दिखाया गया दुर्बल अष्टफल के क्षेत्र में D8 विन्यास की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। इसके अंदर देखो 6 T2G कक्षक के अंदर है और 2 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड व EG कक्षक के अंदर है। ठीक इसी तरह अपन बात करते हैं प्रबल कक्षक, प्रबल लिगेंड। प्रबल अष्टफल के क्षेत्र में D8 विन्यास की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। इसके अंदर T2G के अंदर वही 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब अपन बात करते हैं EG कक्षक की तो EG कक्षक दो प्रकार से विभाजित हो जाता है। एक तो होता है DZ² निम्न ऊर्जा वाले और DX² और Y² उच्च ऊर्जा वाले कक्षक हो जाते हैं। इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो DZ² में ही होंगे क्योंकि इसकी ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे Z एक्सिस से कोई इलेक्ट्रॉन कोई लिगेंड नहीं आ रहा होता है, इस वजह से प्रतिकर्षण कम होगा और इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। और जब अपन बात करते हैं DX² Y² की तो यहाँ से 4 लिगेंड आते हैं, इस वजह से इसकी ऊर्जा अपेक्षा से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यदि लिगेंड दुर्बल हो जैसे संकुल हेक्सा एक्वा निकिल व हेक्सा अमीनो निकिल तो अष्टफल के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था को चित्र से समझाया गया है। ये ऊपर वाले जो बात करी इसके बारे में अपन ने बात करी है। इन दोनों EG कक्षकों में से एक कक्षक DZ² है जिसमें विद्यमान एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 लिगेंडों से प्रतिकर्षित होता है। मतलब DZ में जो एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है DZ² में वो सिर्फ 2 ही लिगेंडों से प्रतिकर्षित होगा, इस वजह से इसकी ऊर्जा थोड़ी कम होती है। जबकि DZ² Y² कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 4 लिगेंडों से प्रतिकर्षित होगा। अतः या फिर इस कारण DX² Y² की ऊर्जा DZ² कक्षक की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। इन दोनों EG कक्षकों की ऊर्जा का अंतर दुर्बल लिगेंडों में तो अधिक प्रभावी नहीं होता, लेकिन जब प्रबल लिगेंड होता है जैसे कि साइनाइड तो इन कक्षकों की ऊर्जा में इतना अधिक अंतर हो जाता है कि ऊर्जा का यह मान युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर DZ² कक्षक में चले जाते हैं। मतलब जब प्रबल लिगेंड होगा तो इनका जो विपाटन होता है EG कक्षक का ये बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से जो 2 इलेक्ट्रॉन है EG कक्षक के अंदर वो दोनों DZ² कक्षक में ही रह जाते हैं, क्योंकि DX² Y² में जाने के लिए उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इस वजह से वह ऊपर न जाकर DZ² में ही युग्मित करके स्थायी हो जाता है। अतः अब DX² Y² कक्षक रिक्त हो गए हैं। अतः 4 लिगेंड कहाँ से आएंगे? 4 लिगेंड प्लस X से माइनस X प्लस Y माइनस Y अक्षों की ओर से आसानी से धातु आयन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लिगेंड प्लस Z व माइनस Z अक्षों से पहुंच करेंगे वो DZ² से प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्योंकि अपने बताया कि इस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो चुका है। अतः इस DZ² की तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे प्रतिकर्षित होने के कारण, अर्थात DZ² से कोई लिगेंड नहीं आ पाएंगे केंद्रीय धातु की तरफ, क्योंकि वो प्रतिकर्षित हो जाएंगे। अतः 4 लिगेंड वर्ग समतलीय आकार में धातु आयन के साथ बंध बनाने में सफल हो जाते हैं, जबकि 2 लिगेंड DZ² कक्षक से प्रतिकर्षित होने के कारण धातु के साथ बंध नहीं बना पाते।
अतः अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं। अतः D8 विन्यास वाले धातु आयन प्रबल लिगेंडों के साथ वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं। उदाहरणार्थ जैसे कि टेट्रासाइनोनिक्लेट आयन होते हैं, इसके अंदर वर्ग समतलीय संकुल बनाने में DsP2 संकरण द्वारा dx2y2 कक्षक भाग लेते हैं, अर्थात DsP2 संकरण के अंदर इसके dx2y2 कक्षक भाग लेते हैं। D8 विन्यास वाले भारी एवं उच्च आवेश वाले धातु आयन जैसे कि प्लेटिनम सेकेंड गोल्ड +3 में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल ओ का मान इतना अधिक होता है कि ये हैलाइड आयन जैसे दुर्बल लिगेंडों के साथ भी वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं। तो यहाँ पे दो चित्र दिखाया गया है, इसके अंदर x एक्सिस प्लस एक्सिस और एक माइनस एक्सिस होगी इसकी, इसी तरह प्लस y और माइनस y एक्सिस से 4 लिगेंड आएंगे, और जो डार्क जो दिखाया हुआ है z एक्सिस, इसके अंदर कोई लिगेंड धातु की तरफ नहीं आएगा, फलस्वरूप 4 जो लिगेंड आएंगे वो वर्ग समतलीय आकार में आकर धातु के साथ बंध बनाकर वर्ग समतलीय संकुल का निर्माण करते हैं। अब उसके बाद में अपन देखेंगे CFT के आधार पर उप सहसंयोजक यौगिकों के चुंबकत्व, ज्यामिति व रंगों की व्याख्या। तो सबसे पहले अपन करेंगे संकुल यौगिकों की ज्यामिति की व्याख्या। अपन जानते हैं ज्यामिति, किसी भी संकुल की ज्यामिति लिगेंड के आकार, उसके प्रबल है या फिर दुर्बल है, इसी तरह धातु के ऊपर उपस्थित आवेश और उसके आकार पर निर्भर करती है। जब अपन बात करते हैं लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर कई संकुलों की विकृत ज्यामिति की व्याख्या की जा सकती है। उदाहरणार्थ जैसे D9 विन्यास वाले कई कॉपर सर्किट संकुल अष्टफलक के स्थान पर द्विसमलंबाक्ष या टेट्रागोनल आकृति वाले होते हैं। टेट्रागोनल के अंदर जिसमें एक तल में 4 ML बंद होते हैं, जबकि उनके लंबवत 2 मेटल लिगेंड बंद होते हैं। तो जो एक ही तल में जो 4 मेटल लिगेंड बंद होते हैं वो समान छोटे आकार के होते हैं, और जो लंबवत होते हैं 2 मेटल लिगेंड बंद वो थोड़े अधिक लंबे होते हैं। इस तरह से इस स्ट्रक्चर को अपन अष्टफलकीय न बोलकर टेट्रागोनल या द्विसमलंबाक्ष बोलते हैं। CFT के अनुसार D कक्षकों का जब विभाजन होता है तो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब जितना ज़्यादा D कक्षकों का विभाजन होगा तो CFC उतनी ही ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे संकुल स्थायी हो जाता है। यदि इन EG व T कक्षकों का और विभाजन हो तो संकुल का अतिरिक्त स्थायीकरण हो जाता है। इसे अपन जॉन टेलर प्रभाव भी कहते हैं। जॉन टेलर प्रभाव क्या होता है? जब D कक्षकों का और अधिक या फिर अपन बोलते हैं EG और TTG कक्षकों का और विभाजन हो तो संकुलों का अतिरिक्त स्थायीकरण हो जाता है, और इस प्रभाव को अपन जॉन टेलर प्रभाव कहते हैं। इसके अनुसार यदि Z एक्सिस पर लिगेंड व धातु की दूरी बढ़ जाए तो EG व TTG कक्षकों का और विपाटन हो जाता है। वही Z एक्सिस पर यदि लिगेंड व धातु की मध्य दूरी बढ़ जाए तो EG व TTG कक्षकों का और विभाजन हो जाता है, जिससे कॉपर 2+ आयन जैसे जिसका विन्यास होता है D9 के लिए विभाजन निम्न प्रकार से होता है। तो Z एक्सिस में से कोई लिगेंड नहीं आने के कारण देखो T2G कक्षक के अंदर 6 लिगेंड है, इसी तरह EG 6 लिगेंड के 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है T2G के अंदर, और EG जो कक्षक है D जिसके अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंदर DZ² के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और DXY और Y² के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। फिर ये आगे और विपाटित होंगे क्योंकि Z जो अव्यय है वहां से कोई लिगेंड धातु की तरफ नहीं आ रहा है, तो DXZ और DYZ निम्न ऊर्जा के, इसी तरह DXY कुछ ऊर्जा में ज़्यादा होगा। फिर EG कक्षक के अंदर DZ² की ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होगी जो कि युग्मित है इसके अंदर, और DXY और DYZ की कक्षक की ऊर्जा भी DZ² से ज़्यादा होगी, अर्थात EG कक्षक के अंदर DZ² निम्न ऊर्जा वाला और DX² Y² थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा वाला हो जाता है। इस तरह जॉन टेलर इफेक्ट D कक्षक में विपाटन के लिए समझाने के लिए सहायक होता है। इसके द्वारा संकुल की ओर स्थायित्व बढ़ जाता है क्योंकि D कक्षकों का और ज़्यादा विभाजन हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि विन्यास में T2G कक्षकों के और विभाजन
से CFC के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसके समस्त कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। इसके विपरीत EG कक्षकों के और विभाजन से अतिरिक्त CFSE मुक्त होती है, जो कि संकुल के स्थायीकरण में सहायक होती है। इस विभाजन से dx2y2 कक्षक की ऊर्जा प्लस बीटा बढ़ जाती है और इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार dz2 कक्षक की ऊर्जा माइनस बीटा कम हो जाती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अतः कुल मिलाकर इस विभाजन के लिए अतिरिक्त CFSE का मान निकालते हैं तो 1 प्लस कोष्ठक के अंदर बीटा 1 प्लस बीटा फिर प्लस 2, यहाँ पे 1 एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि dz2 में है, माइनस बीटा। इस तरह ओवरऑल जो रिजल्ट होगा अपना माइनस बीटा होगा, अर्थात ऊर्जा मुक्त हो रही है। निम्न चक्रण में D7 व उच्च चक्रण में D4 विन्यास वाले आयनों में dz2 कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः D4 व D7 विन्यास वाले अष्टफल के संकुल की ज्यामिति भी विकृत होती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।